Hello students, this is Bhavna Tiwari. Welcome to Learning Together. Students, today we discuss about in the chapter Indigo written by Louis Fisher in the book Flamingo in class 12th. ओके बच्चों, आज हम क्लास 12th के 5th चैप्टर इंडिगो के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ टेकन फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुइस फिशर. तो जो यह चैप्टर लिया गया है ये महात्मा गांधी के बारे में है. महात्मा गांधी की जो के बारे में जो बुक लिखी है लुइस फिशर ने, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें से लिया गया है. लुइस फिशर जर्नलिस्ट रह चुके थे. इनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था 29 फरवरी 1896. ओके, तो बच्चों हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों सबसे पहले आप इस चैप्टर का जो नाम है इंडिगो, उसका अर्थ जान लें. इंडिगो का मतलब होता है नील. ब्रिटिश भारत में नील के पौधे उगाने से ब्रिटिशर्स को बहुत लाभ होता था. तो ये उस बीच के जो भारतीय और ब्रिटिशर्स के बीच में जो संघर्ष है उसके बारे में ये कहानी है, और ये महात्मा गांधी के रियल लाइफ से जुड़ी हुई है. तो जो ये अध्याय है, इस अध्याय में, इस लेसन में, इंडिगो में, लेखक ने चंपारण के गरीब किसानों के लिए गांधी जी के संघर्ष का वर्णन किया है, जिन्हें अपनी फसल को ब्रिटिश बागवानों के साथ साझा करना था. इसने उनके जीवन को दयनीय बना दिया, क्योंकि उन्हें एक समझौते के अनुसार इंडिगो अर्थात नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था. ठीक है, अब देखिए, अब हम इस पार्ट को शुरू करते हैं. लुई फिशर द्वारा लिखित यह कहानी गांधी जी के चंपारण के गरीब किसानों के संघर्ष को बयान करती है. किसान ब्रिटिश बागान के साथ हिस्सेदारी करने वाले थे. एक पुराने समझौते के अनुसार किसानों को 15% ज़मीन पर इंडिगो अर्थात नील का उत्पादन करना था और इसे मकान मालिकों को किराए के रूप में देना था. 1917 के आसपास यह बताया गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो विकसित किया था. इसलिए ब्रिटिश प्लांटर्स अब इंडिगो की फसल की इच्छा नहीं रखते थे. किसानों को पुराने 15% समझौते से मुक्त करने के लिए उन्होंने उनसे मुआवजे की मांग की, लेकिन अधिकांश अनपढ़ किसान इससे सहमत थे. जो इसके नील की खेती के लाभ और हानि के बारे में जो किसान नहीं जानते थे, जो अनपढ़ थे, जो सिर्फ ब्रिटिशर्स के कहने पे चलते थे, वो इससे सहमत हो गए थे. ठीक है, हालांकि जो कुछ पढ़ा लिखा वर्ग था, उन्होंने इस चीज़ को इनकार किया. अदालत जाने के लिए वकील लगे हुए थे. उस समय राजकुमार शुक्ला, एक शेयर क्रॉपर के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण में दिखाई दिए. उन्होंने गरीब किसानों के लिए 1 साल तक की लंबी लड़ाई लड़ी. किसने? जो राजकुमार शुक्ला जी थे, और उनके लिए न्याय पाने में कामयाब रहे. किसानों को अब हिम्मत और मिल गई. सही बात है, अब उन्होंने एक बार वो केस जीत गए और मतलब उनको एक बार उससे फ़ायदा हुआ, तो किसानों को और उनकी महत्वाकांक्षाएं जानने लगी और वो अधिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए. राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष के साथ साथ गांधी जी ने सामाजिक स्तर पर भी काम किया. उन्होंने गरीब किसानों के परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए स्वयंवर का पाठ पढ़ाकर उनकी व्यवस्था की. यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाने के तरीकों में एक था. तो अब बच्चों, ये जो कहानी है यह 1916 में स्थापित की गई है. जो इस कहानी में जिक्र हुआ है वो 1916 से स्टार्ट हुआ है, जहां गांधी जी चंपारण के गरीब किसानों के झुंड के मदद के लिए कदम बढ़ाते हैं. वहीं यह बताता है कि उन्हें न्याय और समानता के लिए उन्हें किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया और किस प्रकार चंपारण के अधिकांश कृषि योग्य भूमि से यह कहानी शुरू होती है, जो कि एक बड़ी संपत्ति में विभाजित होता है. संपत्ति के जो मालिक हैं वो एक अंग्रेज होते हैं और एक भारतीय जो मज़दूर भारतीय है उनके किराए में रहते हैं. इसके अलावा हम यह भी देखते हैं
कि जो मकान मालिक सभी अपने किराएदारों को अपने इंडिगो का 15% संयंत्र लगाने और पूरी फसल किराए के रूप में जमा करने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा करने के लिए किराएदार एक दीर्घकालिक समझौते के तहत हैं। ठीक है, तो मतलब जो वो नील की खेती करते थे, नील का उत्पादन करते थे, उसमें से वो 15 जो प्रतिशत है वो अपने मालिक को देना होता था उनको। ठीक है, खेती वही करते थे, मजदूरी करते थे, दिन भर लगे रहते थे और जो मुनाफा था वो अंग्रेज प्राप्त कर लेते थे। जब ये जर्मनी ने, मैंने अभी आपको पहले बताया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो विकसित कर दिया था। तो जैसे ही उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो विकसित करना शुरू किया तो इस प्रकार अंग्रेज़ों को इंडिगो की फसल की आवश्यकता नहीं थी। तो अब जब सिंथेटिक उत्पादन हो रहा है तो फिर उसके बाद जो बाकी नील था उसके लिए जो अंग्रेज़ थे वो उदासीन हो गए थे। इस प्रकार गरीब किसानों को उनके 15% के समझौते से मुक्त करने के लिए वो मुआवजे की मांग करने लगे थे। ठीक है, जबकि कुछ अशिक्षित किसान इस पर असहमत थे और कुछ किसान सहमत थे। ठीक है, इस प्रकार हम नोटिस करते हैं कि जो शेयर धारक में एक जो राजकुमार शुक्ला जी थे वो गांधी जी के साथ बैठक की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ये परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह उन्हीं मुद्दों के लिए उनसे मिलते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि इस अन्याय को समाप्त करने के लिए आप जगह जगह जाएं। तो गांधी जी सहमत हैं। अब गांधी जी तो वैसे भी अपने देश के लिए वो उन्होंने हर कदम पर साथ दिया था, तो गांधी जी सहमत हो गए और बिहार में पटना के लिए एक ट्रेन चलती है। वो उस ट्रेन को गांधी जी ही चलवाते हैं। ठीक है, उसके बाद राजकुमार शुक्ला गांधी जी को वकील राजेंद्र प्रसाद के घर जाने में मदद करते हैं। जैसे ही गांधी जी कपड़े पहनते हैं, नौकर उन्हें गरीब किसान समझने लगते हैं। इस प्रकार गांधी जी ने किसानों को किसी भी न्याय दिलाने की कोशिश करने से पहले एक योजना बनाई। ऐसा इसलिए वो योजना इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो सरकार है किसी को भी सज़ा दे रही थी। जो राष्ट्रीय नेता जो थे उनको भी और जो प्रदर्शनकारी थे उनको भी। अब जब गांधी जी वहाँ जगह पर पहुँचे तो उनके आगमन, जो गांधी जी आ रहे हैं करके पूरे उनका जो मिशन आ रहा है, जो गांधी जी आ रहे हैं, तो ये खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई और बहुत सारे किसान वहाँ पर उनके समर्थन में, वकील और किसान का जो समूह था वो सम्मिलित हो गया। तो नतीजतन इसका नतीजा यह हुआ कि वकीलों ने स्वीकार किया कि आरोप एक गरीब किसान के लिए काफ़ी अधिक और अनुचित है। हालांकि गांधी जी शेयरधारक से बड़ी फीस वसूलने के लिए उनकी आलोचना कर रहे थे। वह परामर्श पर जोर दे रहा था क्योंकि इससे किसानों को उनके भय से लड़ने का आत्मविश्वास मिलेगा और इस प्रकार वह किसानों के लिए 1 साल की लड़ाई के बाद न्याय पाने का प्रबंधन करते हैं। उन्होंने गरीब किसानों के परिवार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की भी व्यवस्था की और अंत में जो गांधी जी हैं वो उनको आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाते हैं। तो बच्चों, हम लास्ट में यह देखते हैं, ये सीखते हैं कि गांधी जी ने न केवल भारत को मुक्त करने में ही मदद की, बल्कि हमेशा अपने देशवासियों की भलाई के लिए वो कहीं से भी, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी कारण को लेके जिससे जनता परेशान थी, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया, उस मुद्दे को उन्होंने हल किया। तो ये जो पाठ है ये भी गांधी जी के ही एक छोटी सी घटना, जो उनका चंपारण अभियान था, चंपारण में जो विद्रोह हुआ था, तो उसी घटना को लेके लुईस फिशर ने लिखा है। तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो राजकुमार शुक्ल हैं, एक चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज़ हैं और महात्मा गांधी हैं। जो राजकुमार शुक्ल हैं उनको कैरेक्टर के रूप में लुईस फिशर ने उन्होंने एक शेयर दिखाया है कि वो एक गरीब शेयरधारक थे जो ब्रिटिश जमींदारों का शिकार करते थे। यद्यपि वह अनपढ़ थे, लेकिन ब्रिटिश जमींदारों के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए वह दृढ़ थे। ठीक है, जो राजकुमार शुक्ल थे। अब जो चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज़ हैं वो एक अंग्रेज़ शांतिवादी थे और गांधी जी के समर्पित अनुयायी बन गए थे। और फिर इसमें जो तीसरे कैरेक्टर हैं वो है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी से तो पूरा जो चैप्टर है वही रिलेट है और आप महात्मा गांधी जी को अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था। यह अत्यधिक बुद्धिमान और बोधगम्य व्यक्ति थे।
इनके जो मूलभूत सिद्धांत अहिंसा और आत्मनिर्भरता थे। देश के विकास के लिए उनका पूरा राजनीतिक अभियान इन सिद्धांतों पर आधारित था। ये अहिंसावादी थे, हिंसा की निंदा करते थे और इसी अहिंसा के चलते इन्होंने देश को आज़ाद करने में पर्याप्त योगदान दिया। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैप्टर को आप देख लीजिए। थैंक यू।